दोस्तों नमस्कार, आपका अपना ही चैनल सीटेड राजा में आपका स्वागत है। आज हम लोग लॉरेंस कोहलवर्ग का नैतिक सिद्धांत और बाइजुस्की का सामाजिक सिद्धांत और साथ ही साथ भाषा विकास में चॉम्स्की का भाषा विकास का सिद्धांत, तीनों को स्मूथली ट्रिकी वे और आसान तरीके से कंप्लीट करेंगे। चैनल पे आपको 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट दोनों को कंबाइनली कर लोगे। इस बार का सीटेड इजी गोइंग ट्रिकी वे मैजिकल वे फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्रैक करोगे। सीटेड का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेड राजा। शुरू करते दोस्तों कोहलबर्ग से। कोहलबर्ग लोहर लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक सिद्धांत। कोहलबर्ग अमेरिका के एक मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपने सामाजिक परिवेश से ही नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। नोट डाउन करेंगे। बच्चे के अंदर मोरल डेवलपमेंट, नैतिकता और अनैतिकता, अच्छा क्या है बुरा क्या है, यह समाज से वो एब्जॉर्व करता है। कोहलबर्ग ने एक कहानी, हिंज की कहानी सुनाई थी। कहानी ये था कि हिंज की बीवी बहुत बीमार थी और हिंज के पास पैसा नहीं था। अब वो सोच रहा था अगर मैं दवा चोरी करूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ लेगी और ना करता हूँ तो मेरी बीवी मर जाएगी। इस कहानी पे आगे इंटरेस्टिंग लाइन है दोस्तों, बने रहे। आज आपको कोहलबर्ग कंप्लीट हो जाएगा। इसे पहला पॉइंट कहते हैं नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा क्या है? सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति में नैतिक दुविधा हो जाता है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। एग्जाम्पल, हिंद अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो उसकी बीवी मर जाएगी। अब वो बीच मिडिल पॉइंट में फंसा है, इसे कहते हैं नैतिक दुविधा। जी हाँ, कि मैं कौन इधर जाऊं कि उधर जाऊं, दो रास्ते के बीच में एक इंसान फंसा होता है, इसे हम कहते हैं नैतिक दुविधा। जी हाँ, अब कुछ आगे पॉइंट लेंगे। नैतिक तर्कना। जी, अब नैतिक तर्कना क्या है दोस्तों? सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्कना कहते हैं। सही और गलत में से किसी एक को चुनना, जैसे ने हिंज ने एक चोरी को चुना। नोट डाउन करेंगे। ऐसा नहीं कि बुरे चीज को सेलेक्ट करने को नैतिक तर्कना कहते हैं, ऐसा नहीं है। नैतिक तर्कना सही और गलत के बारे में डिसीजन लेने में शामिल एक प्रक्रिया है। चाहे वो दो रास्ते थे आपके बीच, आप नेगेटिव में भी सोच कैलकुलेट कर रहे हो, अच्छा ठीक है मुझे ये काम कर लेंगे, थोड़ा सा ये हो जाएगा, इससे पैसे आ जाएंगे, चाहे मैं ये कर लूंगा इससे ये होगा। चाहे आप पॉजिटिव में सोच रहे हो या नेगेटिव में सोच रहे हो, किसी एक डिसीजन को जब आप फाइनल करते हो तो उसे कहते हैं नैतिक तर्कना। वो आप अपना मोरल, अपनी एबिलिटी, अपनी सोच, अपना तर्क से उसे आप सेलेक्ट करते हो कि मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, चाहे वो बुरे अर्थ में हो या अच्छे अर्थ में हो। इसे हम नैतिक तर्कना कहते हैं। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। काफी इंटरेस्टिंग लेवल है, बने रहे, मजा आएगा आज। कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए। क्या है? प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। जी हाँ, ये 4 से 10 वर्ष है। इस अवस्था में बच्चे को सही गलत के बारे में पता होता ही नहीं है। इस अवस्था में नैतिक तर्कना दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है, बच्चे के अंदर नहीं होता है, दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होता है। इसे 2 भागों में बांटा गया है, दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। दंड आज्ञा क्या, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चे ने सोचा कि अगर वह चोरी करेगा तो उसे सजा मिलेगी। अब ये सजा दंड इसमें है क्या? दंड और आज्ञा पालन। जैसे कोई बच्चा है 10 साल से पहले, उसका मोरल डेवलपमेंट कभी हो ही नहीं सकता है। अगर वो किसी को नमस्ते भी कर रहा है, उसे ये नहीं पता नमस्ते हमारा हम करते हैं किस लिए नमस्ते करते हैं, किस लिए हम गुड मॉर्निंग करते हैं, वो हमारा आज्ञा को पालन कर रहा होता है। या किसी काम को हम उन्हें दंड से कहते हैं तो वो पालन करता है आज्ञा एवं दंड से। नोट डाउन करेंगे। 10 साल से पहले कभी भी बच्चे का नैतिक विकास हो ही नहीं सकता है, ये कोहलबर्ग का मानना था। पॉइंट 2, साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था में जैसे को तैसे भी कहा जाता है, टीट फॉर टैट, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वो ऐसा व्यवहार ही करेगा। एग्जाम्पल लेते हैं, एक बच्चे ने दूसरे बच्चे की पेंसिल तोड़ी तो तूने मेरी पेंसिल तोड़ी, मैं भी तेरा पेंसिल तोड़ूंगा। अब बताओ कहाँ नैतिक तर्कना, कहाँ क्या कॉन्सेप्ट है? उन्हें कोई मतलब ही नहीं है।
तूने मेरी तोड़ी मैं तेरा तोड़ूंगा, टीट फॉर टैट, तुमने मेरी टिफिन गिराई मैं तेरा टिफिन गिराऊंगा। और उसे कोई मतलब ही नहीं है, नैतिकता, मोरल, सामाजिक कोई मतलब ही नहीं है, वो टीट फॉर टैट पे काम कर रहा है। जी हाँ। अब सेकंड पॉइंट लेंगे, रूढ़िगत नैतिकता का स्तर काफी इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त पॉइंट है दोस्तों। अब रूढ़िगत नैतिकता का स्तर क्या है, यह 10 से 13 वर्ष, आप 10 वर्ष से ऊपर उठ गए हो दोस्तों, रूढ़िगत जो है वो 10 वर्ष से ऊपर है। इस अवस्था में बच्चा दूसरे लोगों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही गलत का निर्णय लेता है। अब जब 10 साल से ऊपर हो गया तो वो क्या करता है, सोशल जो मानक है समाज के अंदर, लोगों ने जो मानक बनाए हैं उन मानकों को वो मानने लगता है। जैसे रेड लाइट पे रुकना है, जी, कभी ट्रैफिक पे जाम में साइलेंटली चलना है, डिसिप्लिन के साथ चलना है, इस तरह का चीज़ों को वो मानने लगता है जो समाज द्वारा निर्मित और व्यवस्थित उन्हें लगता है, उस चीज़ को वो एक्सेप्ट करने लगता है। अब आगे चेक करेंगे, इनके भी दो भागों में बांटा गया, इनको भी दो भागों में बांटते हैं। दो भाग क्या है, एक अच्छा लड़का, एक अच्छा लड़की बनने का उन्मुखता। इनसे काफ़ी क्वेश्चंस भी बार बार आ चुका है स्टेट के अंदर। अच्छा लड़का, अच्छा लड़की बनने का उन्मुखता, गुड बॉय एंड गुड गर्ल, या दूसरे के साथ भला बनकर अनुमोदन अर्जित करता है। अच्छा तुम ये करोगे, अच्छा गुड बाय गुड बाय, उसे वो अच्छा लगता है, उससे वो मोटिवेट होता है, और गुड गर्ल गुड गर्ल गुड गर्ल, वेरी गुड, क्या काम किया आपने। तो उसके इसे दो भागों में बांटा गया। 10 साल के बाद उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी आती है कि मैं अच्छा बनूं, लोगों के नज़र में अच्छा बनूं, लोग मुझे अच्छा कहे, ये उनकी लालसा होती है। द एट नोट डाउन करेंगे 10 साल के बाद। कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना को विकसित करता है, क्योंकि उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा कभी नहीं करेगा। मतलब किसी बच्चे का रेड लाइट पार करते हुए उसके पापा का उसका एक्सीडेंट हो गया था, तो वो इसके इंटरनल मेमोरी में फिट हो गया। उस दिन के बाद से बच्चा कभी भी रेड लाइट को पार नहीं करता है, वो समाज और कानून व्यवस्था नियम को मानने लगता है। इसे ही कहते हैं कानून व्यवस्था उन्मुखता। जी हाँ, उसे पालन करता है और अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने का भावना आता है। अब पॉइंट तीसरा लेवल देखेंगे दोस्तों, तीसरा लेवल काफी इंटरेस्टिंग लेवल है। तीसरा तीसरा लेवल क्या है, उत्तर रूढ़िगत नैतिकता। अब 10 से 13 के बीच वो था, अब ये 13 वर्ष से ऊपर। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, ना कि समाज के जरिए कि क्या सही है और क्या गलत है। अब क्या है, 10 से 13 साल में तो समाज को मान रहा था, अब जब 13 से ऊपर हो गया, भाड़ में जाए समाज, अब तो मैं ही सर्वोसर्वा हूँ, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ। उनके अंदर एक ऐसा भावना आता है, जी हाँ, कि ये चीज है, मैं समाज को भी बदल दूंगा, इस तरह की भावना भी आने लगती है इस उम्र में। इसे दो अवस्था में हम बांटते हैं, एक्सप्लेन करते हैं दोस्तों। सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता उन्मुखता। अब सामाजिक अनुबंधन उन्मुखता क्या है, इसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के लिए भले के लिए है, अगर किसी नियम से किसी को नुकसान होता है तो ऐसे नियम को तोड़ देना चाहिए। यस, मतलब ये सोच रहा है कोई भी नियम अगर किसी को नुकसान पहुंचा रही है तो उस नियम को खत्म कर देना चाहिए समाज के अंदर से। अगर रेड लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बच सकती थी तो उसे तोड़ देना चाहिए, रेड लाइट को पार करके उसको नियम को नहीं पालना चाहिए। यस, और ये कब होता है, 13 साल के बाद, क्योंकि बच्चे के अंदर एक भावना आ जाता है कि आई एम बॉस, आई एम द बॉस। वो अपने आप को ही बॉस मानने लगता है, अपने आप को ही सुप्रीम कोर्ट मानने लगता है, अपने आप में ही जजमेंट लेने लगता है। जी हाँ, आफ्टर 13, याद रखेंगे ये 13, हाँ, 10 से पहले कभी नैतिक विकास हो ही नहीं सकता है। 10 से 13 वर्ष, 3 साल के अंदर उसके अंदर दो चीज आता है, आज्ञा दंड और अच्छा लड़का अच्छा लड़की बनने की भावना। और 13 साल से ऊपर उत्तर रूढ़िगत, मतलब समाज ने जो नियम बनाए हैं, अगर उस नियम से किसी को कोई प्रॉब्लम हो गया, कोई आपत्ति हो गया, उस नियम को तोड़ने की भावना उसके अंदर आता है। पॉइंट 2 चेक करेंगे, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। अब एक काफी इंटरेस्टिंग है, इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। मैंने कहा था ना, समाज भाड़ में जाए, उसे कोई मतलब ही नहीं है, उसके पैरामीटर में जो अच्छा है वो उसके अनुसार ही काम करेगा। इस किशोर दूसरे के फायदे के लिए अपनी जान पे भी खेल देगा, जैसे भगत सिंह ने अपने देश के लिए जान दिया था। जी हाँ, वो, और दूसरा बात, ये किशोरा काल भी है, ये तूफान का काल भी कहते हैं इसे, दुश्चिंता का भी काल कह सकते हैं इसे, जो प्याजे कहते हैं। अब इस काल में एक चीज और पॉजिटिव में होता है, बच्चा कुछ भी करेगा, मतलब वो अपने धुन में रहेगा। जी, इस किशोर एक विचार से नहीं बल्कि अपने खुद मानकों से अपना जो वो कुछ अपने आप में जो उसने मानक क्रिएट किया, उसके अनुसार ही वो व्यवहार करेगा।
कोहलबर्ग के सिद्धांत की आलोचना भी हुई है। जी हाँ, इनके सिद्धांत की आलोचना कैरोल गिलिगन ने की थी। उन्होंने तर्क दिया कि कोहलबर्ग ने अपने एक्सपेरिमेंट में महिलाओं को कम प्राथमिकता दी है। मतलब आपने तो फीमेल पर्सन को उठाया ही नहीं, महिलाओं के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, खाली मेल को लिया, एग्जाम्पल दिया। अब मेल फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चरल के डिफरेंस को इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। काफी जबरदस्त लाइन है। मेल एंड फीमेल की मोरल रीजनिंग में कल्चर के डिफरेंस को कभी इम्पोर्टेंट नहीं दिया जाता है। और उन्होंने क्या किया था, कोहलबर्ग ने मेल पे तो उन्होंने काफ़ी डेमो एक्सपेरिमेंट किया, लेकिन फीमेल पे उन्होंने कुछ भी नहीं कहा, ना कोई डेमो दिया। क्योंकि फीमेल का जो साइकोलॉजी, अगर हम नैतिकता की बात करेंगे तो काफ़ी कुछ चेंज हो जाता है। क्योंकि लड़की हमेशा घर में रहती है, बंधी बधाई रहती है, उनका नैतिक चीज़ें कुछ चेंजेस हो जाता है अपेक्षा लड़के की। नोट डाउन करेंगे। अब देखेंगे बायजोस्की साहब को, काफी इंटरेस्टिंग है, इनसे तो क्वेश्चन आना ही आना है, चाहे हिंदी हो, ईवीएस हो, पेडागोजी हो। बायजोस्की का सामाजिक सिद्धांत नोट डाउन करेंगे। अब जहां पे बायजोस्की आ जाए वहां पे 3 4 5 शब्द को आप अपना इंटरनल मेमोरी के अंदर डाल दें। इंग्लिश के अंदर एक वर्ड है इसके फोल्डिंग, और उसका विभिन्न रूप हिंदी में है सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामूहिक गतिविधि, पार, ढांचा। इस तरह का वर्ड सहारा देना, ये आपको बायजोस्की का सामाजिक अधिगम के सिद्धांत है, और इनसे आपको क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और मैंने जो वर्ड बोला सेम वर्ड आपको ऑप्शन में देखने को मिलेगा। अब देख लेते हैं। लेव बायजोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे, वेरी गुड, जिन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यह सिद्धांत बताता है बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंत क्रिया करके, जी हाँ, इंटरेक्शन करके तभी सीखता है। वो भाषा भी सीखेगा तो समाज के साथ, समाज के बिना उनका भाषा विकास भी नहीं हो सकता, ये बायजोस्की का कहना था। जी हाँ, वो सामाजिक अंत क्रिया के बाद ही उसका विकास होता है, जबकि पियाजे यह मानते थे कि पहले विकास होता है बाद में अधिगम होता है। पियाजे का पहले ये मानना था कि विचार पहले आता है, भाषा डेवलपमेंट बाद में। लेकिन बायजोस्की साहब का मानना था कि सवाल ही पैदा नहीं होता है कि जब तक हम बच्चे को सोशल समाज के अंदर रखते हैं तभी वो सामाजिक प्रक्रिया को समझता है। अन्यथा बच्चे को अगर हम जंगल में रख दे तो पशु जैसा व्यवहार करेगा, ना खाना खा पाएगा, ना पढ़ पाएगा, ना लिख पाएगा, ना बौद्धिक उसका विकास होगा, क्योंकि वो समाज के बीच नहीं है, वो जंगल के बीच है। तो उन दोनों का तथ्य अलग अलग है। आप काफी कुछ पॉइंट देखते हैं। बायजोस्की के दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट हैं, जीपीडी। अब देखते हैं समीपथ निकट विकास का क्षेत्र। अब समीपथ निकट विकास का क्षेत्र क्या है? वास्तविक विकास के स्तर तथा संभावित विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपथ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। नोट डाउन करेंगे। समीपथ निकट का विकास क्षेत्र वास्तविक विकास, मतलब रियल डेवलपमेंट के स्तर का संभावित विकास। अब जो एक एग्जांपल में देता हूं, जो बच्चे के अंदर एबिलिटी है और बच्चा कुछ बन सकता है फ्यूचर में, दोनों के बीच का अंतर को ही हम समीपथ विकास का अंतर कह सकते हैं। उनको कह सकते हैं कि हाँ, बच्चे के अंदर ये एबिलिटी है, बच्चा खेल कूद ज्यादा रहा है, इन फ्यूचर में भी वो खिलाड़ी बन सकता है। अब इन दोनों का बीच का पॉइंट को अंतर करना ही समीपथ विकास का क्षेत्र कहा जाता है। देखिए आ गया, इसके फोल्डिंग, पाठ, ढांचा, सहारा देना, ये सब वर्ड मिलेगा। और सीटेड एक काफी नया नया शब्द को इजाद करता है। जी हाँ, हर साल कुछ ना कुछ शब्द को ये इजाद करते हैं सीटेड वाले। नोट डाउन करेंगे। वयस्कों द्वारा दी जाने वाली टेम्पोररी हेल्प या गाइडलाइंस को इसके फोल्डिंग पार ढांचा कहते हैं। कुछ मार्गदर्शन देना, जैसे बच्चों को यहाँ पे पेंटिंग देखो, ये ऐसे है, ये ऐसे है, उनको कहा जा रहा है। तो इस तरह का जो सहारा आप देते हो, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं पार ढांचा इसके फोल्डिंग। जी हाँ, अब देखते हैं कुछ और चीजें भाषा के बारे में और चॉम्स्की के बारे में। आज स्मूथली क्लास सेशन को करेंगे। जी हाँ, मोर नॉलेज टू अदर टीचर पेरेंट्स फ्रेंड इटीसी। भाषा, अब देखेंगे जो इनका मत था बायजोस्की का, इनके अनुसार भाषा और चिंतन शुरू में अलग अलग होते हैं। बायजोस्की क्या मानते हैं? भाषा और चिंतन मतलब थिंकिंग और लैंग्वेज अलग अलग होते हैं, लेकिन बाद में एक साथ हो जाते हैं, उनका ये कहना था। बायजोस्की ने यह भी कहा कि पहले भाषा आती है बाद में विचार। जी, नोट डाउन करेंगे। बायजोस्की ने क्या कहा? पहले भाषा आएगा बाद में विचार। अब प्याजे साहब क्या उनका विचार था कि पहले विचार आएगा, भाषा बाद में। सेकंड पॉइंट, भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। भाषा जो है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सुगम बनाती है। निजी भाषण, आंतरिक भाषा,
इसमें बच्चा अपने ही कार्य को निर्देश देने के लिए भाषा का उपयोग करता है, इसे कहते हैं निजी भाषा या आंतरिक भाषा। एक पॉइंट दोस्तों नोट डाउन करेंगे, एक पॉइंट नोट डाउन करेंगे, ये आपको सीटेड में देखने को मिलता है। कोई भी बच्चा, लड़का लड़की, कोई भी स्टूडेंट हो, बालक हो, वो अपने आप से बात कर रहा है, कोई भी व्यक्ति हो, अगर वो अपने आप से बात करता है, जैसे आप कभी कभी होता ना, मैं मुझे भूख लगी है, मैं क्या बनाऊं, अरे मैगी बना लेता हूं, इस तरह का आप भी खुद से बात करते हो। तो वाइजोस्की वो हमेशा याद रखेंगे, वाइजोस्की वो से वाइजोस्की से कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। क्या कहेंगे? वाइजोस्की से क्या कहेंगे? वो से व्यक्तिगत वार्ता। ट्रिक है, नोट डाउन करेंगे। अपने आप से बात करना, वाइजोस्की से कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। और पियाजे साहब याद रखेंगे, पियाजे साहब इसे कहेंगे अहम केंद्रिता। क्या कहेंगे? अहम केंद्रिता। नोट डाउन करेंगे। अब सेम पॉइंट सेम है, अपने आप से बात करना। कोई बालक क्वेश्चन इस तरह से आएगा, कोई बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो पियाजे इसे अपने विचारों में क्या कहेंगे? तो पियाजे आ गया तो अहम केंद्रिता। अब वही सेम क्वेश्चंस कोई बच्चा अपने आप से बात कर रहा है तो बायजूस के अनुसार आप उसे क्या कहेंगे? तो व्यक्तिगत वार्ता। नोट डाउन करेंगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करेंगे सीटेट राजा। नॉम चोमेस्की, इनसे तो अभी तक ऐसा कोई सीटेट नहीं है जो हिंदी में इनसे सवाल ही नहीं आता, क्योंकि जन्मजात का सिद्धांत इन्होंने दिया है और जन्मजात सिद्धांत से क्वेश्चंस आना ही आना है, 100% नहीं 200%। इनके बगैर तो भाषा शिक्षण हो ही नहीं सकता है। अब काफी आसान है दोस्तों, देखते हैं। चॉम्स्की साहब अमेरिका के रहने वाले थे। वेरी गुड। इनका मानना था बच्चे में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। नोट डाउन करेंगे, जन्मजात क्षमता होती है कि बच्चा सीख सकता है। और बच्चे के अंदर एलईडी लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस होता है, जिसे हम एलईडी कहते हैं। जन्मजात क्षमता होता है बच्चे के अंदर भाषा सीखने का। नोट डाउन करेंगे, अमेरिका के रहने वाले थे। और जन्मजात क्षमता होता है, किसने कहा था? नॉम चॉम्स्की ने कहा था। ये कहते हैं बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होता है जो बच्चे को भाषा सिखाता है, जिसे हम एलईडी कहते हैं, लैंग्वेज एक्वायर्ड डिवाइस। अब उनका ये कहना है, जैसे एक पिक में देखो, एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे देखो, डिफरेंस फैमिली है। जी हाँ, कोई पंजाबी, कोई नॉर्थ इंडियन, कोई बंगाली, कोई फॉरेनर है। अब हर कोई जो अपना भाषा है, विद्यालय जाने से पहले वो अपने घर से सीख रहा है, अनुकरण करके सीख रहा है। वो विद्यालय नहीं गया बच्चा, लेकिन वो सीखा कैसे? वो सुन के, श्रवण से, अनुकरण करके, चीजों को समझ के, बलबला के किसी भी तरह से वो सीखता विद्यालय जाने से पहले, क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइस होता है, इसलिए सीख जाता है। और नोट डाउन करेंगे। अब एक बच्चा जन्म के बाद आप उसे कहीं भी रख दो, अब ये मान लो ये छोटा सा बच्चा अगर जन्म के साथ अगर इस फैमिली में डाल दिए जाते तो इनका लैंग्वेज को बोलता वो। अगर इस बच्चे को जब ही वो जन्म लिया था तभी अगर इसकी फैमिली में डाल देते तो इसके जैसा भाषा बोलने लगता, क्योंकि बच्चा का जो डिवाइस है वो अनुकरण और श्रवण, वो फैमिली के बीच गेट टुगेदर करता, अंत क्रिया करता और उसे समझ के अपना लैंग्वेज को वो एक्वायर करता। और जो जिस परिवेश में पलता बढ़ता है, उस परिवेश का भाषा को ही वो अर्जन करता है, जिसे हम मदर टंग कहते हैं। नोट डाउन करेंगे। इन्होंने सार्वभौमिक व्याकरण का सिद्धांत भी दिया, यानी कि ग्रामर भी जन्मजात होता है। मैं भी इसे एक्सप्लेन करूंगा, चिंता ना करें। ग्रामर जन्मजात इसलिए होता है, स्कूल जाने से पहले बच्चे कहता है पापा तुम जाओगे, मम्मी तुम जाओगी। मम्मी में वो स्त्रीलिंग का यूज करता है, उसे क्या पता है ग्रामर है क्या चीज, लेकिन उसको तो जानकारी है विद्यालय जाने से पहले। याद नोट डाउन करेंगे। चॉम्स्की ने भाषा के 2 लेवल बताए। पहला लेवल क्या है? सतही संरचना। इसमें बच्चा सिर्फ ध्वनियों, शब्दों को जानता है, लेकिन उनके अर्थ को नहीं जानता है। जैसे मम्मी पापा, खाना पीना आदि। मम्मी पापा ये जान रहा है, उसके मीनिंग्स को नहीं समझ पाते कि मम्मी किसे कहते हैं, फीमेल पर्सन है, चीजें हैं, इसको नहीं समझता। पापा, ये पापा सिर्फ स्टार्टिंग पीरियड में, खाना पीना ये तो समझ रहा शब्दों को, लेकिन अर्थ को नहीं समझता है। क्वेश्चन ऑप्शन 2 लेंगे, गहरी संरचना, डीप में। अब डीप में क्या सोचता देखेंगे। डीप में क्या, इसमें शब्दों के अर्थ और ज्ञान दोनों को वो समझ लेता है। डीप में जब वो कुछ बड़ा होता है तो गहरी संरचना होता है, वो उसके बाद समझने लगता है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ब्लूम टैक्सोनॉमी को करेंगे। 2011 से लेकर 21 तक का प्रीवियस ईयर पेपर, डिजिटल क्लास कंटेंट आपको मिलेगा। इस बार का सीटेट दोनों को कर लो आप, इसको तो ट्रिकी में, मैजिकल वे में आप निकालोगे। सीटेट का बनना है राजा, सब्सक्राइब करें सीटेट राजा। जय हिंद, जय भारत।